स्टूडेंट्स, जैसा कि जो आज का हमारा विषय रहेगा वो है आपके पाठ्यक्रम से जो 5वीं कविता है सहज स्वीकारा है। इसके जो रचयिता है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जान लेते हैं। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के बेजोड़ कवि थे। वे एक संघर्षशील साहित्यकार थे जो आजीवन समाज, इतिहास और स्वयं से संघर्ष करते रहे। उनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ। इनके पूर्वज पहले महाराष्ट्र में रहते थे जो बाद में मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था। वे पुलिस में सिपाही थे। इनकी मां बुंदेलखंड के एक किसान की बेटी थी। मुक्तिबोध जी एक विचारक एवं गुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। ये शांता नामक लड़की से प्रेम करते थे। बाद में इन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ शांता जी से शादी कर ली। इस घटना से इनका परिवार के सदस्यों से मतभेद हो गया। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। वे मिडिल की परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन निरंतर परिश्रम करते हुए सन 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। बाद में जीविकोपार्जन के लिए मध्य प्रदेश के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु 4 मास के बाद ही यह नौकरी छोड़ दी। तत्पश्चात सुजानपुर में शारदा शिक्षण सदन में रहे, फिर दौलतगंज मिडिल स्कूल उज्जैन में आ गए। इस प्रकार कवि ने आजीविका हेतु कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर कार्य किया। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1945 ईस्वी में हंस पत्र के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1956 से 1958 तक नया खून नामक पत्र के संपादन कार्य से जुड़े रहे। इस प्रकार मुक्तिबोध जी को जीवन में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अंत में वे बीमार रहने लगे और यही बीमारी उनके प्राणों को ले चली। अंततः 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी को दिल्ली में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। गजानन माधव मुक्तिबोध जी मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित। ये जो मार्क्सवादी विचारधारा होती है, ये विदेशों में जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके खिलाफ जो शोषित वर्ग है वो एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में इस विचारधारा का फैलाव करते हैं, इस विचारधारा को प्रसारित करते हैं। इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाता है। भारत में इसे पूंजीपति वर्ग के नाम से जाना जाता है और विदेशों में इसे मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसके जो जन्मदाता है वो कार्ल मार्क्स रहे हैं। उन्होंने भी पूंजीपति वर्ग का काफी विरोध किया है। शोषित वर्ग के प्रति उन्होंने शोषित वर्ग को जागरूक बनाने के लिए पूंजीपति वर्ग का विरोध किया है। शोषित वर्ग के संदर्भ में और पूंजीपति वर्ग के संदर्भ में कवि की जो सोच है वो एक सकारात्मक सोच रही है। ताकि कैसे सकारात्मक सोच रही है, वो इस प्रकार से सकारात्मक सोच रही है कवि की कि ये जो शोषित वर्ग है, इस शोषित वर्ग को पूंजीपति वर्ग से कैसे मुक्ति मिल सकती है, कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके संदर्भ में कवि ने अपने रचनाओं में बड़े सुंदर विचारों का प्रयोग किया। कवि की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं जान लीजिएगा। सर्वप्रथम काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। इस रचना को कवि ने सन 1964 में लिखा। इसके बाद बुरी बुरी खाक धूल सन 1964 में। ये जो बुरी बुरी खाक धूल है, इसी का जो एक अंश है हमारे पाठ्यक्रम में सहज स्वीकारा है। आगे है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी।
इसके बाद एक ही उपन्यास है, वो है विपात्र। समीक्षात्मक ग्रंथ है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, समीक्षा की समस्याएं, भारत इतिहास और संस्कृति। साहित्यिक विशेषताएं जान लीजिएगा कवि की। सर्वप्रथम साहित्यिक विशेषता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। इसमें कवि ने बताया कि कवि मार्क्सवादी चिंतन से काफी प्रेरित हुए, काफी प्रभावित हुए। उन्होंने व्यक्त किए हैं। इनकी अनेक कविताओं में उस व्यवस्था के प्रति गहन आक्रोश अभिव्यक्त किया गया है जो मजदूरों, निर्धनों का शोषण करके ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति इनकी ऐसी कविता है जिसमें प्रगतिवादी भावना दृष्टिगोचर होती है। वे पूंजीवादियों की मनोवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल तेरा अर्थ। कवि शहरी सभ्यता को भी सुविधा भोगी वर्ग की देन मानते हैं। यहाँ एक और शोषक समाज की चमक दमक झूठी शान की जिंदगी है, तो दूसरी ओर दिनहीन मजदूर वर्ग की व्यवस्थापूर्ण जिंदगी। इस दोहरी नागरिकता से परिपूर्ण जीवन पर कवि ने गहन आक्रोश व्यक्त किया है। जैसे पाउडर में सफेद अथवा गुलाबी, छिपे बड़े बड़े चेचक के दाग मुझे दिखते हैं सभ्यता के चेहरे पर। दूसरी जो साहित्यिक विशेषता है कवि की, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। मुक्तिबोध ने शोषक वर्ग के प्रति गहन आक्रोश एवं शोषित वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है। कवि समाज के दिनहीन निर्धन लोगों को आर्थिक शोषण से मुक्त करना चाहता है। इन्होंने अपनी अनेक शिकार नारी, शिशु और मजदूरों का सजीव और मार्मिक अंकन किया है। वे शोषित समाज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं, गृहस्थ मौन माँ बहने, उदासी से रंग गंभीर मुरझाए हुए प्यारे, गौ चेहरे निरख पिघल उठता मन। तीसरी जो साहित्यिक विशेषता है कवि की, समाज का यथार्थ चित्रण। मुक्तिबोध जी भ्रमणशील व्यक्ति थे, अतः उन्होंने समाज की बहुत नजदीकी से देखा, इसलिए उनके काव्य में समाज का यथार्थ बोध होता है। उनके काव्य में भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यंजना हुई है। कवि ने समकालीन समाज में फैली विसंगतियों, कुरीतियों, शोषण, अमानवीय मूल्यों का यथार्थ चित्रण किया है। वे चांद का मुंह टेढ़ा में समकालीन समाज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, आज के अभाव के और कल के उपवास के, वे परसों की मृत्यु के, दैन्य के अपमान के व अक्षोभपूर्ण भयंकर चिंता के उस पागल यथार्थ का दिखता पहाड़ स्याह है। चौथी जो साहित्यिक विशेषता है कवि की, निराशा, वेदना एवं कुंठा का चित्रण। मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचना में उनका व्यक्तिगत चित्रण हुआ है। इसी प्रवृत्ति के कारण इनकी अनेक कविताओं में निराशा, वेदना, कुंठा आदि का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध आजीवन संघर्षरत रहे, उन्होंने पग पग पर ठोकरें खानी पड़ी। इसी संघर्ष व वेदना के उनके काव्य में दर्शन होते हैं। कवि ने अपनी वेदना को संचित वेदना इसलिए कहा है क्योंकि वे समाज की विसंगतियों, शोषण वेदना को अपने भीतर घटित होते देखते हैं। इन्होंने आजीवन जिस वेदना, कुंठा, दुख, पीड़ा को झेला, उसी का सजीव चित्रांकन अपनी कविताओं में किया है। जैसा कि कवि ने बताया है, दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी है, दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी है, हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हैं, चीख निकालना भी मुश्किल है, असंभव हिलना भी। अंधेरे में मुक्तिबोध का आशावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने निराशा वेदना के अंधकार में वातावरण में आशा का दीपक जलाए रखा है। पांचवी जो कवि की साहित्यिक विशेषता है वो है व्यक्तिकता। छायावादी कवियों की भांति मुक्तिबोध की अनेक कविताओं में व्यक्तिवादिता का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इनके व्यक्तिकता व्यक्तिगत होते हुए भी समाजोन्मुख है। 4 सप्तक में संकलित इनकी
अधिकांश कविताएं इसी छायावादी भावना से ओतप्रोत है। इनके अनेक कविताएं छायावादी भावना और प्रगतिशीलता का अनूठा समन्वय लिए हुए हैं। कहीं कहीं अकेलेपन की प्रवृत्ति झलकती है, लेकिन वह भी समाज से उन्मुख होती दिखाई पड़ती है। कवि चांद का मुंह टेढ़ा में कहते हैं, याद रखो कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ ही। छठी जो कवि की साहित्यिक विशेषता है वो है वर्गहीन समाज का चित्रण। मुक्तिबोध मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित कवि है। वे समाज से शोषित वर्ग की समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यही भावना उनकी अनेक कविताओं में प्रकट होती है। जहां वे पूंजीपति समाज का साम्राज्य समाप्त करना चाहते हैं, उनकी कविताएं जन विरोधी समाज व्यवस्था के विरुद्ध संघर्षशील है। कवि ने अपने काव्य में शोषण, वर्ग भेद को मिटाकर एक स्वस्थ एवं वर्गहीन समाज की कल्पना की है। वे वर्तमान समाज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता। बात शैली। सातवीं जो कवि की साहित्यिक विशेषता है, बात शैली। मुक्तिबोध की काव्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने मानव जीवन की जटिल संवेदनाओं और अंतर्द्वंदों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए फैंटेसियों का कलात्मक उपयोग किया है। मुक्तिबोध सामान्य जनजीवन में प्रचलित शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। भाषा की मौलिकता इनकी काव्य कला की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, तो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा पाठक को वास्तविक मर्म सौंपने का कार्य करती है। इनकी शैली भावपूर्ण है। इसके साथ साथ आत्मीय, अभिव्यंजना, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक आदि शैलियों के भी दर्शन होते हैं। आठवीं जो साहित्यिक विशेषता कवि की वो है बिंब विधान। मुक्तिबोध का बिंब विधान अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से इनका काव्य अत्यंत समृद्ध है। इनकी संपूर्ण कविताएं बिंबमयी है। इन्होंने समाज, यथार्थ, विसंगति, त्रासदी, वेदना आदि के सजीव चित्र उपस्थित किए हैं। इन्होंने अपने काव्य में दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, स्थिर, गत्यात्मक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है। जैसा इन्होंने बताया है, सामने मेरे सर्दी में बोरे की ओढ़ कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे, कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। नौवीं जो कवि की साहित्यिक विशेषता है, प्रतीक विधान। मुक्तिबोध ने अपने काव्य में प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में परंपरावादी प्रतीकों की अपेक्षा नए, जीवंत और सामान्य जनजीवन के प्रतीकों का प्रयोग किया है। ब्रह्म राक्षस, आरोह, उटांग, बावड़ी कवि के प्रिय प्रतीक है, इसलिए इनका उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में समकालीन मनुष्य के संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें प्रयुक्त चरित्र गांधी और तिलक दो विचारधाराओं के प्रतीक है। इसके साथ साथ इन्होंने पौराणिक प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। 10वीं जो कवि की साहित्यिक विशेषता है वो है छंद। मुक्तिबोध ने अपने काव्य रचना के लिए मुख्यतः मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इनके काव्य में लय और ताल का अनूठा संगम दिखाई देता है। इसके साथ तुकान, अतुकान छंदों के भी दर्शन होते हैं। अष्टक इनका प्रिय छंद है। इन्होंने लंबी कविता में इस छंद का प्रयोग किया है। 11वीं जो साहित्यिक विशेषता और अंतिम जो साहित्यिक विशेषता है कवि की वो है अलंकार। मुक्तिबोध की अलंकार योजना अत्यंत सुंदर है। इन्होंने परंपरागत उपमानों की अपेक्षा नवीन उपमानों का प्रचुर प्रयोग किया है। इनके काव्य में अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, उल्लेख, मानवीकरण, रूपक आदि अलंकार का सुंदर एवं सजीव प्रयोग है। रूपक अलंकार का एक उदाहरण देखिए। रवि निकलता, लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, वज्र पर बांध देता श्वेत डोली पट्टियां। वस्तुतः गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी काव्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। अब आप कविता का सारांश देख लीजिए, कविता का प्रतिपाद्य देख लीजिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि है।
वे लंबी कविताओं के कवि है। सहज स्वीकारा है, मुक्ति बोध की छोटी कविता है जो छायावादी चेतना से प्रेरित है। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, उठा पटक आदि भाव को सहज अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान की है। इसके साथ यह कविता उस